Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of company law. In today's lecture, we will discuss upon the topic provisions as to independent directors. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दोज पर्टिकुलर प्रोविजंस which are to be followed while you are appointing an independent director. Let us come to the very first provision by all listed companies. The Companies Act requires that every listed public limited company shall have at least 1/3 of the total number of directors as independent directors. कंपनी एक्ट ने ये प्रोविज़न मेंटेन किया हुआ है और इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग जितनी भी लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं, ऑब्वियस है कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही लिस्टेड हो सकती है, कोई प्राइवेट कंपनी तो लिस्टेड हो नहीं सकती। तो जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं, उन्हें अपने टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से 1/3 डायरेक्टर्स को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट करना होगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने होंगे। ये कंपल्सन है और ये कंपल्सन कंपनी एक्ट के द्वारा फॉलो किया गया है। नेक्स्ट प्रोविजन इज बाय प्रिस्क्राइब्ड क्लासेस ऑफ कंपनीज। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ पावर to prescribe the minimum number of independent directors in case of any class or classes of public companies. Therefore, such class or classes of companies shall be required to appoint the prescribed minimum number of independent directors. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पूरी पावर होती है कि वो किसी भी क्लास या क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज के केस में मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को प्रिस्क्राइब कर सकती हैं और इसी वजह से इन पर्टिकुलर क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनीज को गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अकॉर्डिंग वो कौन कौन सी क्लास ऑफ कंपनीज हैं या क्लासेस ऑफ कंपनीज हैं जिनको कम से कम 2 डायरेक्टर्स को एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करना ही होता है। कितने ही नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्यों ना हो, लेकिन कम से कम 2 डायरेक्टर्स उनके पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर अवेलेबल रहने चाहिए। इसमें पहली क्लास ऑफ कंपनी है द पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 करोड़ और मोर। जिन पब्लिक कंपनीज की जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उन्हें कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना होता है। सेकेंड वन इज द पब्लिक कंपनीज हैविंग टर्नओवर ऑफ ₹100 करोड़ और मोर। जिन पब्लिक कंपनीज का टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है। और तीसरी क्लास ऑफ कंपनीज हैं द पब्लिक कंपनीज विच हैव इन एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स डिवेंचर्स एंड डिपॉजिट्स एक्सीडिंग ₹50 करोड़। यानी टोटल मिला के जिन पब्लिक कंपनीज का आउटस्टैंडिंग लोन्स डिवेंचर्स और डिपॉजिट्स अगर 50 करोड़ रुपए से एक्सीड कर जाते हैं तो उन क्लास ऑफ कंपनीज को भी कम से कम 2 डायरेक्टर्स को एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना होता है। नाउ कम टू द वेरी थर्ड वन। द थर्ड प्रोविजन इज कॉम्प्लायंस बाय एग्जिस्टिंग कंपनीज। Every company existing on or before the date of commencement of this act shall within on year from such commencement or from the date of notification of the rules in this regard as may be applicable comply with the requirement of the above stated provisions। यानी कि जो भी पब्लिक कंपनीज हैं जो इस कमिटमेंट के डेट ऑफ कमेंसमेंट से पहले एग्जिस्ट कर रही हैं, उन्हें इस कमेंसमेंट के 1 साल के अंदर या फिर इसके रिगार्डिंग जो रूल्स नोटिफाइड है फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन उसके 1 साल के अंदर उन्हें इन स्टेटेड प्रोविजंस की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना ही करना है। अदरवाइज
फाइन का एक प्रॉपर प्रोविज़न रहता है, पनिशमेंट का एक प्रॉपर प्रोविज़न रहता है जो कंपनीज को फेस करना पड़ता है अगर वो इन पर्टिकुलर प्रोविजंस को कंप्लीट नहीं करती हैं। द नेक्स्ट प्रोविजन इज डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। Every independent director shall make a declaration on the following occasions as to the fact that he meets criteria of independence as provided in section 149(6). यानी कि जब वो कंपनी को ज्वाइन कर लेता है तो उस समय उसे डिफरेंट ओकेजन्स पर यह डिक्लेयर करना होता है कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के कंप्लीट क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, जैसा कि सेक्शन 149(6) में डिफाइंड है। वो कौन कौन सी ओकेजन्स हैं जहां उसको अपनी इंडिपेंडेंस को प्रूव करना पड़ता है, उसके बारे में उसको प्रॉपर एक डिक्लेरेशन करना होता है। उन ओकेजन्स में से द वेरी फर्स्ट ओकेजन इज एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन विच ही पार्टिसिपेट एज अ डायरेक्टर। यानी कि जब उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया जाता है तो बोर्ड में जब उसकी फर्स्ट मीटिंग होती है जहां वो पार्टिसिपेट करता है पहली बार, उस समय उसको अपने इंडिपेंडेंस के क्राइटेरिया को प्रॉपरली डिक्लेयर करना होता है। दूसरा ओकेजन है देयर आफ्टर एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो हर फाइनेंशियल ईयर में जो भी बोर्ड मीटिंग रहेगी तो उस बोर्ड मीटिंग में जो सबसे पहली बोर्ड मीटिंग होगी, हर फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में उसको डिक्लेरेशन करना होगा। और तीसरा ओकेजन होता है whenever there is any change in the circumstances which may affect his status as an independent director। जब कभी भी ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं जिसकी वजह से उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के स्टेटस पर उसका अफेक्ट पड़ रहा हो तो भी उसे डिक्लेरेशन देना होता है कि वो इंडिपेंडेंस के सारे क्राइटेरिया को मीट आउट करता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149(6). ओके, सो दीज ऑल आर द provisions as to independent directors. Now we will discuss about duties, rights and liabilities of independent directors. The very first one is to abide by provisions of Schedule 4th. The company and independent directors shall abide by the provisions specified in Schedule 4th। यानी कि जो कंपनी है और कंपनी में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया है उन्हें कंपनी एक्ट के शेड्यूल 4th में स्पेसिफाइड सारे प्रोविजंस को फुलफिल करना जरूरी है, कंपलसरी है। एक शेड्यूल 4 दे रखा है कंपनी एक्ट में और उसके अंदर डिफरेंट प्रोविजंस दे रखे हैं कंपनी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिलेशन को डिफाइन करते हुए, उनके क्राइटेरिया को डिफाइन करते हुए उन सारे प्रोविजंस को उन्हें फुलफिल करना कंपलसरी है। नेक्स्ट वन इज रेम्यूनरेशन। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर may receive remuneration by way of fee, reimbursement of expenses for participation in the board and other meetings, and profit related commissions as may be approved by the members. But an independent director shall not be entitled to any stock option। यानी कि कंपनी के अंदर जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन की बात आती है तो रेम्यूनरेशन पे करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे रेम्यूनरेशन फ़ी के फॉर्म में भी पे किया जा सकता है। जब भी वो बोर्ड मीटिंग अटेंड करता है तो उसको एक प्रॉपर फीस प्रोवाइड की जाती है, या फिर जो भी बोर्ड या अदर मीटिंग्स को अटेंड करने में या उसमें पार्टिसिपेट करने में उसके जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं उसके रीइंबर्समेंट के फॉर्म में भी उसको रेम्यूनरेशन पे किया जा सकता है, या फिर उसका प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन भी हो सकता है। लेकिन ये सब डिपेंड करेगा कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी के मेंबर्स हैं, उन्होंने किस तरीके से अप्रूवल दिया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन के केस में। उसी तरीके से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को उसका रेम्यूनरेशन पे किया जाता है। ये बाय वे ऑफ फी हो सकता है, बाय वे ऑफ रिइंबर्समेंट हो सकता है, बाय वे ऑफ प्रॉफिट रिलेटेड कमीशंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा कंपनी के मेंबर्स के द्वारा क्या अप्रूवल दिया गया है।
लेकिन किसी भी तरीके के स्टॉक ऑप्शन के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंटाइटल्ड नहीं होते हैं। क्लियर? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज द टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड रीअपॉइंटमेंट। An independent director shall hold office for a term up to 5 consecutive years on the board of the company. However, he shall be eligible for reappointment on passing of a special resolution by the company and disclosure of such appointment in the board's report. यानी कि कंपनी के बोर्ड में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो अपने ऑफिस को 5 साल लगातार होल्ड कर सकता है। यानी कि जो उसका कार्यकाल होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का वो मैक्सिमम 5 इयर्स का होता है। 5 साल से ज़्यादा का कार्यकाल नहीं हो सकता उसका एक बार में। जो फर्स्ट टाइम उसका अपॉइंटमेंट हुआ है तो उस फर्स्ट अपॉइंटमेंट में वो 5 साल से ज़्यादा के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता। उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है अगले 5 साल के लिए भी, लेकिन कंपनी को उसके लिए एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना ज़रूरी है। जब कंपनी की जनरल मीटिंग होती है तो उसमें एक स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करके ही एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रीअपॉइंट किया जा सकता है। और इसके साथ साथ बोर्ड की रिपोर्ट में इस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट के रिलेशन में डिस्क्लोजर भी मेंटेन किया जाता है। उसके बाद ही एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कंपनी में रीअपॉइंट किया जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज द मैक्सिमम टर्म्स ऑफ ऑफिस। अब मैक्सिमम टर्म्स की बात आती है, कितने टर्म्स तक वो बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऑफिस को होल्ड कर सकता है। नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 2 consecutive टर्म्स। 2 लगातार टर्म से ज़्यादा कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता। यानी कि पहली टर्म में 5 साल तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गया वो, एक्स पर्सन की बात कर लेते हैं हम, और फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके उसको अगले 5 साल के लिए फिर से आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिया। लेकिन अब उसके बाद फिर वो कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो मैक्सिमम 2 consecutive टर्म्स मिलते हैं जिसमें कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफिस को होल्ड कर सकता है। Now come to the next one. 5th one is the liability. An independent director shall be held liable only in respect of such acts of omissions or commissions by a company which had occurred on account of any of the following reasons. यानी कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के कंप्लीट ऑपरेशंस के लिए लायबल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ मैं आपसे कुछ पर्टिकुलर रीजन्स डिस्कस करूँगा। उन रीजन्स के रिलेशन में अगर कोई इवेंट अकर हुई है, कोई एक्ट ओमिशन या कमीशन का अकर हुआ है, तो केवल उसके लिए ही वो लायबल होगा। ठीक है, तो कौन कौन से है वो? द फर्स्ट वन इज द विद हिज नॉलेज एट्रीब्यूटेबल थ्रू बोर्ड प्रोसेसेस, यानी कि उसकी नॉलेज में होना चाहिए वो मैटर। ठीक है, और बोर्ड की प्रोसेस में उसने प्रॉपर एट्रीब्यूट किया हुआ उस एक्ट के रेफरेंस में, तो उसके लिए वो लायबल होगा। दूसरा है विद हिज कंसेंट और कॉनिवेंस, यानी जहाँ उसने अपनी स्वीकृति दे रखी है प्रॉपर, जहाँ उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे रखी है उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए वो लायबल होगा। इसके साथ साथ वेयर ही हैड नॉट एक्टेड डिलीजेंटली, जहाँ वो डिलीजेंट वे में एक्ट नहीं किया है उसने, उन पर्टिकुलर एक्ट के लिए वो लायबल होगा। तो ये 3 कैटेगरीज हैं एक्ट्स की जिनके लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लायबल होते हैं। नेक्स्ट वन इज द नो रिटायरमेंट बाय रोटेशन। द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट बी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। जैसे होता है ना कि डायरेक्टर्स को हम रोटेशन वाइज रिटायर करते रहते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में कभी रोटेशन वाइज रिटायरमेंट नहीं होता है।
The next one is the casual vacancy. Any intermittent vacancy of an independent director shall be filled up by the board at the earliest but not later than immediate next board meeting or 3 months from the date of such vacancy, whichever is later. यानी कि अगर कोई भी कैजुअल वैकेंसी आती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, तो उस कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काम कर रहा था और अचानक से उसकी डेथ हो गई। अब जब डेथ हो गई तो वो वैकेंसी कैसी हो गई? कैजुअल वैकेंसी हो गई। उस कैजुअल वैकेंसी के केस में जो बोर्ड है उसको इस पोजीशन को जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी भर लेना चाहिए, फिल कर लेना चाहिए। लेकिन जो अगली बोर्ड मीटिंग है उससे पहले या फिर इस वैकेंसी से 3 महीने के अंदर अंदर, इन दोनों में से जो बाद में आ रहा हो वहाँ तक का टाइम होता है बोर्ड मेंबर के पास, और इतने टाइम में इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना होता है। ओके, थैंक यू।